आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है या पहला पार्ट है वो इतिहास से संबंधित है। और इस इतिहास से संबंधित प्रथम पार्ट में जो पहला अध्याय है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए हम इस चैप्टर के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था? देखिए, नेपोलियन की संहिता का जो निर्माण हुआ था वह 1804 में हुआ था। जालवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? ये 1834 में हुई थी। जर्मनी में राष्ट्रवाद के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो जर्मनी में जो राज्य के निर्माण करता था उसका नाम था ऑटो वान बिस्मार्क। यह जर्मनी का प्रधानमंत्री था और जर्मनी के एकीकरण में इसकी काफ़ी भूमिका रही है। वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया, कब किया गया था? 1815 में। कैसर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब की गई थी? तो वो 18 जनवरी 1871 ईस्वी में किया गया था। अगला है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? तो 1707 में हुई थी। गैरीबाल्डी के स्वयं सेवक क्या कहलाते थे? रेड शर्ट। इसका उत्तर है रेड शर्ट। कार्बोनारी क्या थी? कार्बोनारी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की? तो 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की। किसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब की गई थी? तो इसका उत्तर है विलियम प्रथम के नेतृत्व में 18 जनवरी 1871 में। यंग इटली की स्थापना किसने की और कब की? इसका उत्तर है ज्यूसेppe मेस्सीनी ने 1831 में। मेस्सीनी, ये नाम ध्यान में रखिएगा। मारियान कौन थी? फ्रांस में मारियान को राष्ट्र के रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। तो फ्रांस में राष्ट्र का जो एक प्रतीक के रूप में वो मारियान को चित्रित किया गया था, जैसे अपने यहाँ भारत माता का चित्रण हुआ है। किसने और कब एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया? तो इसका उत्तर है ज्यूसेppe गैरीबाल्डी ने 1860 ईस्वी में नेतृत्व किया था।
निरंकुशवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निरंकुशवाद का अर्थ है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। निरंकुश सरकार अत्यंत केंद्रीकृत तथा सैन्य बल पर आधारित होती है। इसको लिख लीजिएगा। निरंकुशवाद क्या होता है कि जब किसी शासन, सत्ता या व्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है तो उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। कल्पनादर्श यानी यूटोपिका से क्या तात्पर्य है? यूटोपिका फ्रेडरिक सारियो का कल्पनादर्श है जिसमें एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। तो यूटोपिका जो है वो फ्रेडरिक सारियो का जो एक काल्पनिक समाज को एक पुस्तक के रूप में वर्णित किया है जिसका नाम यूटोपिका है। जनमत संग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है जनमत संग्रह में प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यही जनमत संग्रह है। इसी स्थान, किसी क्षेत्र में अगर जनता की राय ली जाती है तो उसी को ही जनमत संग्रह कहा जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह शब्द किसने कहे थे? तो ये कहने वाला नेपोलियन था। यूनान को किस संधि के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली और कब? इसके पहले भी एक प्रश्न था, उसके उत्तर में ये दिया गया था कि 1832 ईस्वी में कुस्तुस्तुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई। मेस्नी ने किन दो गुप्त संगठनों की स्थापना की थी और कहाँ की थी? तो मेस्नी ने मार्सी में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की थी। वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना सम्मेलन 1815 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को कब और किसने बनाया? इसका उत्तर है जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को 1798 ईस्वी में पत्रकार एंड्रियास रेउमान ने डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1804 की नागरिक संहिता यानी नेपोलियन की संहिता की दो प्रमुख विशेषता बताइए। तो नेपोलियन की जो संहिता है उसकी दो विशेषता आपको बताना है। तो इसमें दो लाइन में लिख दीजिए। नंबर 1, इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। और दूसरा है इसने कानून के सामने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। जाल वेराइन नामक
शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? तो 1834 में प्रसा की पहल पर जालवेराइन नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया जिसमें विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया था। यानी एक ही शुल्क लगा दिया गया था और वो जो अन्य राज्यों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो रहा था उससे दूर हो गया। उदारवाद से क्या अभिप्राय है? उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी बराबरी है। उदारवाद यानी लिबर्टी, स्वतंत्रता। अठारहवीं शताब्दी में रूमानीवाद किस प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था? स्पष्ट कीजिए। 18वीं शताब्दी या 18वीं सदी में रूमानी कलाकारों और कवियों ने भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देकर राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहा। जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार प्रसा का मुख्यमंत्री ऑटो मान बिस्मार्क था। अब ये यहाँ मुख्यमंत्री लिखा है, ये प्रधानमंत्री, प्रसा का प्रधानमंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया? प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में जालवेराइन ने क्या योगदान किया? जालवेराइन ने जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र के रूप में बांध दिया था। नारीवाद से आप क्या समझते हैं? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिला के अधिकारों और हितों का बोध ही नारीवाद है। बिस्मार्क के सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को युद्ध में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया? बिस्मार्क ने 7 वर्ष की अवधि में सैन्य शक्ति के बल पर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित कर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। निर्जाति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निर्जाति से अभिप्राय है एक साझा नस्ली, जनजाति या संस्कृति, उद्गम तथा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों का नाम बताइए। तो उनमें आप लिखेंगे नंबर 1 काबूर, नंबर 2 मैस्नी, नंबर 3 गैरीवाल्डी और नंबर 4 है विक्टर एमेनुएल द्वितीय। काबूर ने इटली के एकीकरण में क्या योगदान किया? काबूर ने एक कूटनीतिक संधि के द्वारा फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर 1859 में ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं को पराजित कर दिया। फ्रांस और जर्मनी में किन नारियों को राष्ट्र के रूप में चित्रित किया गया?
तो ये प्रश्न पीछे भी आया था। फ्रांस में मारियान को तथा जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र के रूप में चित्रित किया गया। ये काल्पनिक स्त्रियों के चित्र हैं जिन्हें राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये पीछे ये भी प्रश्न आ चुका। यंग इटली की स्थापना ज्यूसेppe मैस्सिनी ने गुप्त संगठन के रूप में की थी। गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण में क्या योगदान किया? 1860 में गैरीबाल्डी ने सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार करने के बाद जनमत संग्रह के आधार पर इन्हें सार्डिनिया पिडमांट में शामिल कर दिया। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था। उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। सिलेसिया में बुनकरों ने कब विद्रोह किया और क्यों किया? सिलेसिया में 1845 में बुनकरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया क्योंकि वे उनके निर्मित कपड़ों का बहुत कम दाम देते थे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथों में आ गई। दूसरा, क्रांति में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा तथा वे ही राष्ट्र का भाग्य निर्धारण करेंगे। ये फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम हैं। फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ में की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नेपोलियन की संहिता की 2 विशेषता तो आप पीछे देख चुके हैं, और विशेषताएं देख लीजिए। नागरिक संहिता में जन्माधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसमें कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। शहरों में कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। यातायात व संचार व्यवस्था को सुधारा गया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और किसानों को भूदासत्व तथा जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। तो जन्मजात अधिकारों से मुक्त कराया समाज को, और नागरिकों के समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कारीगरों को संघों से मुक्त रखना, यातायात एवं संचार व्यवस्था को सुधारा जाना, सामंती व्यवस्था को खत्म करके भूदासों को मुक्त कराना, ये सब नेपोलियन के नागरिक संहिता के भाग हैं। फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह किस प्रकार शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया? कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए।
फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह निम्न कारणों से दुश्मनी में बदल गया। नंबर 1, सेंसरशिप। स्वतंत्र विचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू कर दी, जिससे सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर कड़े दंड का प्रावधान था। इसका अर्थ है कि एक सेंसरशिप बना दिया गया जो ये देख रेख करती थी कि सरकार के विरुद्ध कोई आवाज़ अगर उठाता है तो उसे दंडित किया जाए। करों में वृद्धि। नेपोलियन ने सत्ता संभालते ही करों में वृद्धि कर दी। नंबर 3, सेना में जबरन भर्ती। नेपोलियन द्वारा शेष यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती की। नंबर 4, प्रशासनिक सुधारों में कमी। विजित प्रदेशों पर प्रशासनिक सुधार ठीक ढंग से लागू नहीं किए गए। तो ये जो 4 पॉइंट हैं जिससे वहाँ की जनता शीघ्र ही नाराज़ हो गई। सेंसरशिप यानी प्रतिबंध लगा दिया गया स्वतंत्र विचारों पर बोलने पर, सरकार के विरुद्ध बोलने पर दंड दिया जाने लगा जिससे जनता नाराज़ हुई। कर अधिक लिया जाने लगा, इससे भी जनता नाराज़ हुई। सेना में जबरी भर्ती करने लगे और प्रशासनिक सुधार भी ठीक ढंग से नहीं किया गया था, जिससे जनता शीघ्र ही नेपोलियन से नाराज़ हो गई। फ्रांस ने यूरोप के अन्य देशों के लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में किस प्रकार सहायता दी? जब फ्रांस की क्रांति का समाचार यूरोप के विभिन्न नगरों में पहुंचा, तो छात्र और शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य लोग जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रांसीसी नेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये फ्रांसीसी सेनाएं अपने साथ राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले आई। उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा कानून के सामने सबकी बराबरी। उदारवादी निरंकुश शासन का विरोधी तथा निरंकुश शासकों एवं पादरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थक था। उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। उदारवादी का मतलब यही होता है कि वो चाहता है कि व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र हो, कानून के सामने सब बराबर हों और कोई भी सत्ता निरंकुश न हो और निरंकुश शासकों या जो धर्म के ठेकेदार हैं उनका विशेषाधिकार समाप्त हो और देश संविधान और संसदीय प्रणाली से चले। ग्रीम बंधु कौन थे? उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावना के विकास में क्या योगदान दिया? तो ग्रीम बंधु जर्मनी के निवासी थे। वे उच्च कोटि के लेखक और उदारवादी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएँ एकत्रित की। उनको विश्वास था कि जो लोक कथाएँ एकत्रित की है वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भाषा की अभिव्यक्ति है। तो ये समाज सुधारक, राजनीतिक और लेखक थे ग्रीम बंधु। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। कहने का मतलब है 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन
व्यवस्थाओं की क्या विशेषता थी, इसकी विवेचन कीजिए। तो इसके बारे में लिखेंगे आप कि 1875 में स्थापित रूढ़वादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे अपनी आलोचना और असहमति सहन नहीं कर सकती थी। अधिकतर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित स्वतंत्रता, उदारवाद और मुक्ति के विचार पर नियंत्रण करना था या नियंत्रण लगाना था। जाल वेराइन का पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये शब्द कई बार आया। यह एक शुल्क था। जिस तरह सुनाई दिया था कि भारत में भी एक टैक्स लगने वाला है जिसका नाम जीएसटी है, कि वो पूरे भारत भर में एक ही रेट लग जाएगा और अन्य प्रदेश से इस प्रदेश में आने पर बीच में कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। तो ठीक उसी तरह जो है सबसे पहले 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर जाल वेराइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस संघ ने आर्थिक अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इससे आर्थिक दृष्टि से समस्त जर्मनी एक हो गया। तो जैसे बताया ना कि एक टैक्स की बात है। जाल वेराइन जो शुल्क है वो एक संघीय शुल्क था, जिसमें उनके सारे प्रदेश उसके सदस्य थे और 2 ही मुद्रा मान्य की गई। इससे पहले वहाँ 30 मुद्राएं चलती थी। अब वो लेन देन 2 ही मुद्राओं में होता था और एक संघीय शुल्क चुकाना पड़ता था। बार बार कई शुल्क चुकाना नहीं पड़ता था। इसलिए आर्थिक दृष्टि से पूरे जर्मनी को एक कर दिया ये टैक्स। 1815 के पश्चात यूरोप में विकसित नवीन रूढ़वाद के स्वरूप का विवेचन कीजिए। नवीन रूढ़वाद है लेकिन नवीन। 1815 के पश्चात यूरोप में विकसित नवीन रूढ़िवाद इस बात पर बल देता था कि राज्य और समाज की स्थापना पारस्परिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। साथ ही उनकी मान्यता थी कि आधुनिकीकरण राजतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक है। तो ये हुआ आपका नवीन रूढ़वाद, यानी रूढ़वाद है थोड़ा नवीन विचारधारा या आधुनिकीकरण को शामिल किया गया। रूढ़वाद भी यही मानता था राजतंत्र और उसकी संस्थाएं जैसे चर्च, समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, संपत्ति, परिवार आदि तमाम ऐसी संस्थाएं थी जो आदमियों में बंटवारा पैदा करती थी, या रूढ़वादी या पुरानी विचारधारा जिसे कहा जाता था, वही विचारधारा आधुनिकीकरण में पिरो करके नवीन रूढ़वादी के रूप में सामने आई। निसंदेह नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, परंतु उसने कई क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार भी लागू किए। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर ये है कि फ्रांस में
नेपोलियन बोनापार्ट ने निसंदेह अनेक क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार लागू किए जो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, नेपोलियन की संहिता। इसमें लोगों को जो सुविधाएं दी गई वो निसंदेह एक क्रांतिकारी थी और बहुत अच्छी भी थी। 1804 में नेपोलियन ने नागरिक संहिता का निर्माण किया। इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, न्याय के समक्ष समानता स्थापित की तथा संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया। दूसरा था ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार। नेपोलियन ने किसानों को भूदासत्व तथा जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। नंबर 3, शहरी क्षेत्र में सुधार। उसने शहरों में कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। परिवहन तथा संचार व्यवस्था में सुधार किया और व्यापार में सुधार। उसने एक समान कानून, मानक, भार व नाप की व्यवस्था तथा एक राष्ट्रीय मुद्रा को लागू किया। ये सब उनके क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधारों में आता है। इसको तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ भी जन्म पर आधारित विशेषाधिकार होता था जिसको उन्होंने समाप्त किया। जैसे विशेषाधिकार का मतलब जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, तो इस तरह जन्म जो जिस वर्ग में लेता था उस वर्ग का अधिकार उसे प्राप्त होता था, तो उसे समाप्त कर दिया गया। जैसे अपने भारत में जाति है तो उच्च जाति में जन्म लेने वाले को उच्च अधिकार, सामाजिक उच्च अधिकार प्राप्त हो जाता है। और तो संविधान के तहत सब बराबर हो गया है, नहीं तो ऐसी स्थिति यहाँ भी थी। तो वहाँ भी नेपोलियन ने ऐसी स्थिति को समाप्त कर दिया। जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं है। यहाँ भी जैसे भारत में भी कृषिदास हुआ करते थे जो खाली कृषि करते थे, लेकिन भूमि किसी जमींदार के नाम होती थी। और ऐसी व्यवस्था फ्रांस में भी थी जिसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। और शहरों में जो कारीगर होते थे वो एक संघ के अधीन होते थे जिसे श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी प्राचीन काल में अपने यहाँ भी प्रचलित थी, जो एक सामाजिक संगठन था और इसके अधीन कारीगर लोग काम करते थे। तो उसको भी नेपोलियन ने मुक्त कर दिया कि आप अपना अपना खुद काम करें और पूरा पैसा खुद प्राप्त करें, किसी के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। और परिवहन की व्यवस्था की है, संचार की व्यवस्था की, माप तौल को शुद्ध रखा और एक राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन किया। ये सब इसके एडवांटेज हैं या कहिए अच्छाइयाँ हैं, क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार है। अब आता है 1830 के दशक में यूरोप वासियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो यूरोपी लोगों को भी तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था 1830 में, जो इस प्रकार है। 19वीं शताब्दी के प्रथम भाग में संपूर्ण यूरोप में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। अधिकांश देशों में नौकरी तलाश करने वालों की संख्या उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त जनसंख्या शहर जाकर गरीब बस्तियों में रहने लगी। नंबर 2, नगरों के लघु उत्पादकों को प्रायः इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से
कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। इस कारण लघु उद्योग चौपट हो गए थे। यूरोप के जिन देशों में कुलीन वर्ग सत्तारूढ़ था, वहाँ कृषकों की दशा शोचनीय थी। वे सामंती शुल्कों के भार तले दबे थे। खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल खराब होने के कारण शहरों और गांवों में गरीबी फैल जाती थी। तो आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न, 19वीं शताब्दी में राजनीति और आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त उदारवादी स्वरूप की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी स्वरूप निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण पर बल, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर आधारित राष्ट्रीय राज्यों की मांग, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग, आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त उदारवादी स्वरूप। उदारवादियों ने भूदास और बंधुआ मजदूरों को समाप्त करने की मांग की। उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बना देना चाहते थे। अगला है, वस्तुओं और पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने पर बल देना। ये सब उदारवादियों के गुण और लक्ष्य थे। तो इतना आज के वीडियो में इतना ही। आगे सेकंड पार्ट में बताया जाएगा।